वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉइल पोल्यूशन को। इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। सो आई होप आप लोगों ने सारे लेक्चर्स कवर करे हों। सो इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, ठीक है, थोड़ा मे भी टाइम लग जाए इसे कवर करने में, बिकॉज ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, होते छोटे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कवरेज इसमें देनी पड़ती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन क्या है? इतना सुना होगा। तो कुछ नहीं होता, वैसे तो आपको पता ही है। कुछ नहीं होता मतलब ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है, ठीक है। तो हार्मफुल से ही वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो हार्मफुल केमिकल्स का यूज करना, जैसे कि पेस्टिसाइड, इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स। इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स के अंदर क्या आता है? जैसे कि हैवी मेटल्स, जो कि सॉइल के अंदर एंटर कर जाते हैं और नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ पे, वाटर की क्वालिटी पे और हेल्थ पे। सो अगर आप सिंपल डेफिनेशन में जाए ना, तो आप तो एक तो 2 पॉइंट्स याद रखना। हार्मफुल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मफुल को तो याद रखना ही है। केमिकल्स, ऑब्वियसली केमिकल्स वी आर यूजिंग, जैसे कि हमारे केमिकल्स में क्या आ जाएंगे, 2 मेन कैटेगरीज हम इसमें पढ़ेंगे, पेस्टिसाइड और एक आएगा हमारा एक स्पेसिफिक वर्ड, इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स। तो ये दो जो हैं हमारे मेनली सॉइल पोल्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सो इससे क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट आता है प्लांट की ग्रोथ पे, वाटर की क्वालिटी पे और हेल्थ पे। इट्स नॉट अ वेरी बिग डेफिनेशन, तो याद हो जाती है, कोई इतना टफ काम नहीं है। तो अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ पेस्टिसाइड इन सॉइल। हम लोगों ने देखा हार्मफुल एक्टिविटीज होती हैं, और इसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट्स पढ़ लिए। एक होते हैं पेस्टिसाइड, एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स, राइट। तो हम सबसे पहले पेस्टिसाइड का बिहेवियर देखते हैं। पेस्टिसाइड का बिहेवियर क्या है? जो कि सबसे पहला आता है इसमें सॉर्प्शन। सॉर्प्शन में आप सीधा सीधा बेसिक सा ये होता है कि जो हम भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, सॉइल पार्टिकल के संग जो है स्टिक कर जाते हैं उनके सरफेस पे, जिसकी वजह से ये जो पेस्टिसाइड है ये सॉइल कोलाइड पे ही रहता है। तो जो हमारा पेस्टिसाइड हमने डाला तो ये नीचे की तरफ नहीं जाता, तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको टाइम मिल जाता है इसे ब्रेक करने का इनटू द सेफर सब्सटेंसेस, ठीक है। सॉर्प्शन इसीलिए बेटर माना जाता है, क्योंकि जब भी सॉइल कोलाइड से पेस्टिसाइड जाके चिपका तो उसमें क्या हुआ, माइक्रोब, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हम लोगों ने अभी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा, लास्ट लेक्चर में मे बी आप लोगों ने कवर करा हो, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी जो सॉर्प्शन वाले पेस्टिसाइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सेफर सब्सटेंसेस, जो कि प्लांट ले सके बाद में, ठीक है। तो यही सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। दूसरा होता है लीचिंग। कुछ पेस्टिसाइड क्या होते हैं, डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करते हैं और वो हमारे ग्राउंड वाटर पे चले जाते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल टू अस। ये मोस्टली सैंडी सॉइल के अंदर होता है, जो कि हमारे पेस्टिसाइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। थर्ड आता है बिहेवियर में डिग्रेडेशन। कुछ जो पेस्टिसाइड होते हैं ना, वो सनलाइट में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं सॉइल रिएक्शंस के थ्रू। तो ये जो होते हैं इनमें कुछ जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेस्टिसाइड। फोर्थ आता है वॉलेटाइजेशन। कुछ जो हमारे पेस्टिसाइड होते हैं वो गैस के रूप में, वॉलेटाइजेशन मतलब होता है हमारा सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट या फिर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। तो वॉलेटाइजेशन में होता क्या है, जब भी हम लोगों ने पेस्टिसाइड लिक्विड फॉर्म में ही स्प्रे करा हो, चाहे सॉलिड में स्प्रे करा हो, ये जो है वेपर फॉर्म्स में, गैसियस फॉर्म्स में हमारे एनवायरमेंट में या फिर एयर में स्किप कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग द प्रेजेंस इन द सॉइल, तो सॉइल के अंदर प्रेजेंस कम रहता है। तो जब हम लोगों को ये 4 बिहेवियर पता चल गए तो हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द चार्ज organic ions through the process such as anion exchange capacity और cation exchange capacity। ऑब्वियसली जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉइल के ये पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो होता क्या है, हमारा पेस्टिसाइड हम लोगों ने डाला, ठीक है, पेस्टिसाइड हम लोगों ने डाला, तो पेस्टिसाइड में क्या होते हैं अल्टीमेटली, इट इज अ केमिकल, राइट। केमिकल होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, एनायंस होंगे, कैटायंस होंगे। अब मुझे लगता है आपको इतना तो पता होगा एनायंस क्या होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज आयंस होता है। कैटायंस क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जब हम लोग इन केमिकल्स को डालते हैं तो बेसिकली हम आयंस ही डाल रहे हैं। तो जब इनकी सॉइल की एबिलिटी होनी चाहिए ना कि ये इन एनायंस को और आयंस को पकड़ पाए, तभी सॉर्प्शन हो पाएगा, क्योंकि सॉर्प्शन का बेसिक काम क्या है, वो आयंस को, जो पेस्टिसाइड हम लोग डाल रहे हैं, उसको कैच करके रख सकता है।
तो जब हमारे सॉइल पार्टिकल्स में टेंडेंसी होगी कि वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी शो कर पाए या एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी शो कर पाए, तभी वो सॉर्प्शन मैकेनिज्म भी शो कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैटायंस या फिर एनायंस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल, उसकी एबिलिटी को ही हम सॉर्प्शन मैकेनिज्म कहते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है? सॉर्प्शन रिड्यूस करता है पेस्टिसाइड का मूवमेंट इनटू द ग्राउंड वाटर, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टाइम मिलता है वो डिग्रेड कर पाए उस केमिकल को इनटू द लेस टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बिल्कुल एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देगा और बिल्कुल हार्म नहीं करेगा हमारा सॉइल को, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लेस टॉक्सिक चीज में बाय प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्शनिंग एंड पार्शनिंग कोफिशिएंट की। पार्शनिंग जो होता है, कुछ पेस्टिसाइड जो होते हैं पानी में ज्यादा बेहतर डिसॉल्व कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू बाइंडिंग टू द सॉइल पार्टिकल। मतलब कि सॉइल पार्टिकल से बंधने के मतलब उनसे अटैच होने से अच्छा है कि वो नीचे चले जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में, तो इसकी वजह से वो लीच डाउन जल्दी आसानी से होते हैं। तो पार्शनिंग यही प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो पेस्टिसाइड है वो पानी में ज्यादा बेहतर घुल जाता है और बाइंड नहीं कर पाता सॉइल पार्टिकल से इतना अच्छे तरीके से। तो इसको हम लोग जो है सेपरेट केमिकल्स में देखते हैं, पूरा ही एक सेपरेट क्लास है। जैसे कि सॉर्प्शन के जो हमारे केमिकल्स होंगे वो तो हमारे कोलाइड से पार्टिकल से बाइंड हो रहे हैं, और पार्शनिंग के जो हमारे अगर हम लोग क्लास में देखें तो पार्शनिंग जो है वाटर सोल्यूबल है, ये तो हमारा स्टिक ही नहीं कर पा रहा, तो इनका मूवमेंट थोड़ा सा डिफर करेगा एज कम्पेयर टू द सॉर्प्शन पेस्टिसाइड। ठीक है, तो ये मूव करते हैं थ्रू द सॉइल। इसमें कोफिशिएंट भी आ जाता है, पार्शनिंग कोफिशिएंट, ये मैंने लिख दिया है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पार्शनिंग कोफिशिएंट क्या होता है। इसको हम केपी से डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑन द सॉलिड, जो कि सॉलिड पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा उसका क्या कहते हैं पेस्टिसाइड का, और कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, इनका रेशियो होता है। ठीक है, केपी। अगर हमारा हाई केपी है तो वो इंडिकेट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग सॉर्प्शन को। ये कैसे करा, आप ऊपर देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑन सॉलिड, किस चीज की कंसंट्रेशन, पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन ऑन सॉलिड। ठीक है, तो अगर मेरा हाई केपी है मतलब कंसंट्रेशन ऑन सॉलिड ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल पेस्टिसाइड है वो सॉइल के कोलाइडल मतलब सॉइल के पार्टिकल पे ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, ये मोस्टली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स जो कि पानी से डरते हैं। ठीक है, फोबिक वर्ड इज यूज फॉर डरना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पानी से डरने वाले कंपाउंड जो है प्रेफर करेंगे कि वो सॉइल के पार्टिकल से जाके चिपक जाए, तो वहां पे हाई केपी देखने को मिलता है। जबकि लो केपी किस में देखने को मिलेगा, जहां पे वीक सॉर्प्शन हो, मतलब कंसंट्रेशन इन द सॉइल, पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हो, सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो, तो वहां पे जो है हमारा केपी लो देखने को मिलेगा। ये मोस्टली वाटर लविंग कंपाउंड शो करते हैं लो केपी, मतलब जो जिनको वाटर से प्यार हो। ठीक है, हाइड्रोफिलिक लविंग, वाटर लविंग, दैट टेंड्स टू रिमेन इन द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर। ठीक है, सिंपल सिंपल समझो, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, इधर हम वाटर बोल रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, जिनकी भी टेंडेंसी होती है टू रिमेन इन दैट, तो दे हैव अ लो केपी। ओके, अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्मफुल केमिकल्स में दो पार्ट्स होते हैं, पेस्टिसाइड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स। तो अब इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स को समझ लेते हैं, वो क्या होते हैं। इनमें हमारे कई क्लासेस आती हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। हैवी मेटल्स क्या होता है, जैसे कि लेड हो गया, मरकरी हो गया, जो कि सॉइल पार्टिकल के साथ जाके चिपक जाते हैं और वो सॉइल में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जिसकी वजह से वो फूड चेन के अंदर भी एंटर कर जाते हैं, बाद में वो ह्यूमन और एनिमल की लाइफ को भी अफेक्ट करेंगे। फूड चेन में घुसना मतलब क्या है, अल्टीमेटली हमें ही अफेक्ट करना। प्लांट प्लांट से कौन खाएगा, हमारा गाय या भैंसे खाएंगी, गाय या भैंसे खाएंगी, या फिर प्लांट भी, अगर जो प्लांट कंज्यूम करते हैं वेजिटेरियंस होते हैं, तो डायरेक्टली ये मेटल्स तो उन्हीं के जा रहे हैं ना। तो जो बाकी जो चीजें आ जाती हैं हमारी, है ना, हैंस वगैरह, बर्ड्स वगैरह, तो जो भी हमारे नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, तो उनके अंदर तो और ज्यादा टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन इन ऑफ दीज हैवी मेटल्स गेट इन हाई कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है इन कॉन्टेमिनेंट्स का। अगला आता है सॉल्ट। जब हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ना, तो वहां पे सॉइल बिल्डअप होने लगती है। मिनिमल यूज करो, आपको बोला जाता है जितनी रिक्वायरमेंट हो, इसीलिए तो सॉइल हेल्थ टेस्ट करवाते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आप डाले जा रहे हैं, इट्स नॉट यूजफुल। ठीक है, आप पहले चेक करवाएं फर्टिलाइजर, क्योंकि वहां पे जो है ना सॉल्ट बिल्डअप होने लगता है, अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन जो पानी का होता है वो अफेक्ट होगा। आप फर्टिलाइजर, आप न्यूट्रिएंट तो दे रहे हैं, पानी देने के लिए जगह बचाई ही नहीं, तो न्यूट्रिएंट खा के करेगा क्या प्लांट, पानी तो मिला नहीं। ठीक है, तो सेम यहाँ पे होता है,
मोबिलिटी की बात करें तो इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट जो है ना मूवमेंट को बहुत अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पीएच हो गया, जैसे कि एसिडिक सॉइल जो होती है फॉर इंस्टेंस कैन मेक मेटल मोर मोबाइल देन एंड इजियर टू एंटर इनटू द प्लांट्स। अब होता क्या है, जो एसिडिक हमारी सॉइल होती है, एग्जाम्पल एक दे रखा है कि जो एसिडिक सॉइल होती है वहां पे हमारे न्यूट्रिएंट्स या मेटल्स जो होते हैं कॉन्टेमिनेंट्स, ये ज्यादा आसानी से मूव कर जाते हैं प्लांट के अंदर, जो कि हार्मफुल है, राइट, हार्मफुल है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ दीज कॉन्टेमिनेंट्स डिपेंड अपॉन द सॉइल पीएच, इतनी सी बात दे रखी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों बिहेवियर्स को पढ़ रहे हैं पेस्टिसाइड या इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स की। सबसे पहले बात आती है हमारी मोबिलिटी की, प्रिडिक्टिंग द मोबिलिटी। हमें पता चल जाए कि केमिकल कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे बाउंड कर रहे हैं, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, कैसे बॉन्डिंग हो रही है हमारी सॉइल की, सॉरी केमिकल्स की सॉइल के साथ, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे पेस्टिसाइड का बिहेवियर कैसा है, कैसे वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा अल्टीमेटली और प्लांट की ग्रोथ को भी। सेकंड हम देखते हैं कि असेसिंग द बायो अवेलेबिलिटी। अगर हमें डिग्री ऑफ कॉन्टेमिनेंट अवेलेबल हो जो कि प्लांट के अपटेक को या फिर ऑर्गेनिज्म के अपटेक को हमें पता चल जाए, जैसे कि प्लांट, माइक्रोब्स, एनिमल्स की, जैसे कि केमिकली जो हमारे टाइटली बाउंड होते हैं कुछ कॉन्टेमिनेंट्स टू द सॉइल पार्टिकल्स आर जनरली लेस बायो अवेलेबल, पोटेंशियली रिड्यूसिंग द टॉक्सिसिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, होता क्या है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, मेरा सॉइल कोलाइडल से पार्टिकल जो मैंने सब स्टार्टिंग में पढ़ा, उससे जाके हमारा पेस्टिसाइड चिपक जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काफी टाइम मिलता है उसे डिग्रेड करने के लिए। तो हम कहते हैं जो सॉर्प्शन प्रोसेस से जो हमारे पेस्टिसाइड हैं उनको अच्छा खासा टाइम मिलता है टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट पेस्टिसाइड, राइट। लेकिन अगर मैं वहीं पे पार्शनिंग की बात करूं तो यहाँ पर तो नहीं हो पा रहा ये काम, तो यहाँ पे जो है ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आएगा प्लांट में, माइक्रोब्स में या फिर एनिमल्स जो उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। थर्ड आता है एनवायरमेंटल परसिस्टेंस। सेम बात है, ठीक है, एनवायरमेंट में कौन सा ज्यादा परसिस्टेंट रहेगा, हैवी मेटल हमारे सॉर्प्शन से जो बन रहे हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि एनवायरमेंट में कौन ज्यादा हार्म कर रहा है। सब्सटेंस दैट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब टू द सॉइल में डिग्रेड मोर स्लोली, जो हमारे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल के अंदर, वो सबसे ज्यादा हार्म करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर वो ज्यादा टाइम तक रहते हैं। रेमेडिएशन स्ट्रेटेजीज, अब अगर हमें किसी पेस्टिसाइड का बिहेवियर पता है तो हम ये भी पता कर सकते हैं हम इसे ठीक कैसे करें, राइट। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उन्हीं सॉइल अमेंडमेंट्स का, उन्हीं टेक्निक्स का यूज करेंगे जो इन तीन को हमारा प्रोटेक्ट करके रखे, मोबिलिटी को, बायो अवेलेबिलिटी को, परसिस्टेंस ना रहे इसका एनवायरनमेंट के अंदर, लेस टॉक्सिक हो। तो ऐसे अप्रोचेस, ऐसे रेमेडिएशंस को आप अपनाएंगे, राइट। तो आपको बिहेवियर पता होना चाहिए पेस्टिसाइड और कॉन्टेमिनेंट्स का जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि आप बताइए कुछ वेज, बताइए कुछ प्रिवेंट करने के, मिटिगेट मतलब अगर हो रहा है हाई अमाउंट में तो कम करने के तरीके बताइए सॉइल पोल्यूशन के। तो सबसे पहला जो तरीका आता है हमारे पास आता है फ्यूअर केमिकल्स, ठीक है, बेस्ट है, कम केमिकल का इस्तेमाल करें, ज्यादा करेंगे तो अगेन बिल्डअप होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो रिड्यूस कर लें पेस्टिसाइड या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, तो सॉइल पोल्यूशन को अल्टीमेटली कम अफेक्ट करेगा, ठीक है, प्रिवेंट करेगा सॉइल पोल्यूशन को। तो फर्स्ट यही है, बहुत सिंपल सा, कोई इतने दिमाग भी नहीं लगाना है, फ्यूअर केमिकल्स का यूज करो। दूसरा आता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और कन्वीनियंट थिंग टू डू, ठीक है। सस्टेनेबल में क्या आता है, टेक्निक जैसे कि आप क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल इनपुट्स, ताकि आप सॉइल की हेल्थ को एज वेल एज प्लांट की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करके रख सकें। थर्ड आता है सॉइल अमेंडमेंट्स करिए, जैसे कि लाइम यूज करना, ऑर्गेनिक मैटर को यूज करना, जो कि मैंने बताया था पीएच फ्लक्चुएशंस को रोकता है, कैन इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द कॉन्टेमिनेंट्स, राइट। मोबिलिटी को रोकेगा क्योंकि मोबिलिटी जो है हमारा रिड्यूस इतना ज्यादा मूव करता है जब पेस्टिसाइड एक चेन में, एक कॉन्टेमिनेंट एक फूड चेन के अंदर, तो ऑब्वियसली इट विल कॉज हार्म इवन इन द प्लांट ऑल्सो, समटाइम्स इट कॉजेज द इमोबिलिटी, तो वहां पर भी दिक्कत हो जाती है। तो आप सॉइल अमेंडमेंट ऐसे यूज करें जो कि रिड्यूस करें कॉन्टेमिनेंट्स की मोबिलिटी को, आप ऐसे अमेंडमेंट्स का यूज करें जो इतना हार्म ना कॉज करें, जैसे कि लाइम हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, वही चीज है। तो अब देख लेते हैं बायो रेमेडिएशन, अगला जो हमारा
प्रोसेस होता है बायो रेमेडिएशन। इसमें क्या होता है, आप प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं टू क्लीन द कॉन्टेमिनेटेड सॉइल इन द इको फ्रेंडली वे। ठीक है, बायो रेमेडिएशन यही होता है, आप बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके सॉइल की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं द टॉक्सिसिटी विच हैज बीन अकर्ड। लास्ट होता है रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। आपको कुछ लॉज जो हैं एनफोर्स करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, खासकर पेस्टिसाइड यूज पे। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, ऐसा गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉइल रेगुलरली चेक होनी चाहिए, क्वालिटी उसकी चेक होनी चाहिए, डिटेक्ट होनी चाहिए, और जो भी कंटेमिनेशन करने वाले हैं उनको फाइन चढ़ाना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए कि कंटेमिनेशन हो रहा है, बिकॉज इट इज बेटर टू प्रिवेंट देन अ क्योर, राइट। प्रिवेंट करके चलें कि हम ये सब ना करें। हम लोगों ने जो भी अभी प्रिवेंट और मिटिगेशन में पढ़ा है कि बायो रेमेडिएशन, फ्यूअर केमिकल्स यूज, ऑर्गेनिक केमिकल्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, सो इट विल हेल्प अस ओनली, बिकॉज कॉन्टेमिनेशन बढ़ गई सॉइल के अंदर तो आप फ्यूचर में क्रॉप्स कैसे उगाएंगे, राइट। तो मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सॉइल पोल्यूशन टॉपिक। So this was a final topic of the fundamentals of soil science. I hope आपको ये पूरी सीरीज समझ में आयो। Initial lectures was uploaded very like last year I think. So वहाँ पे जो है बहुत बेसिक्स आता है, नोटबुक्स में मैंने पढ़ाया है एक दो लेक्चर्स तो वो तो बहुत बेसिक मतलब, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी ठीक ही पढ़ाया है, ऐसा कुछ है नहीं कि गलत पढ़ाया है, उसमें सारी चीजें ठीक है, बस यही है पीपीटी फॉर्म में नहीं पढ़ाया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब, और फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।